नमस्ते बच्चों, आपका 7th क्लास में स्वागत है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह कविता की हमने शुरुआत की थी। यह कविता का हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया था, तो ये कविता को फिर से हम दोहराएंगे एक बार। इस कविता के कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। हमने कवि का परिचय भी दिया था। उसके बाद प्रस्तुत कविता में कवि ने पिंजरे में बंद पक्षी के माध्यम से गुलामी की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने बताया है कि पक्षी को भी स्वतंत्रता उतनी ही प्रिय होती है जितनी मनुष्य को। अभी आप उसका फील कर सकते हो कि किस तरह से हम एक ही घर में बैठ के बोर हो रहे हैं। हमें भी ऐसे लग रहा है कि बाहर कहीं घूमने जाए, शॉपिंग करने जाए, यहाँ जाए, होटल में जाए, पर हम नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से अगर आप एक पक्षी को पिंजरे में बंद करोगे तो किस प्रकार उसकी जो फीलिंग्स होगी वो अभी आप महसूस कर सकते हो। उसके बाद पक्षी भी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना चाहता है। उसे सोने के पिंजरे में कैद होकर रहना अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार उन्होंने इस कविता के ज़रिए हमें बताने की कोशिश की है। हम एक बार कविता को दोहराएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कई भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनसी सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो ये कविता है। कविता के नए शब्दों को हम पढ़ेंगे अभी। उन्मुक्त यानी खुले और मुक्त, पिंजरबंद यानी पिंजरे में बंद, कनक तीलियों, कनक का अर्थ ही है सोना, तो तीलियों का अर्थ है सलाखों यानी सोने की सलाखों। पुलकित का अर्थ है प्रसन्न, कटुक का अर्थ है कड़वी, निबोरी का अर्थ है नीम का फल, कनक कटोरी, अभी यहाँ भी कनक यानी सोना है, कटोरी यानी जो हमारी घर में हम उसका प्रयोग करते हैं कटोरी का। स्वर्ण श्रृंखला यानी श्रृंखला का अर्थ है जंजीर, सोने की जंजीर। फुगनी यानी पेड़ की ऊंची टहनी, अरमान यानी इच्छा अभिलाषा, तारक का अर्थ है तारे, होड़ा होड़ी यानी स्पर्धा, स्पर्धा यानी मुकाबला, प्रतियोगिता, कंपटीशन। क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती आकाश मिलते प्रतीत हो, यानी हमें ऐसा नज़र आना चाहिए कि जहाँ धरती और आकाश मिल रहे हैं, पर ऐसा तो होता नहीं है। ये एक प्रतीत हो, इमेजिनेशन के तौर पर ही हम लोग कर सकते हैं। छिन्न भिन्न यानी तोड़ देना, आकुल यानी व्याकुल, बेचैन, विघ्न यानी बाधा। ये इस कविता में नए शब्द आए हैं। कविता के साथ मैंने आपको भी और इससे भी ज़्यादा कविता के नीचे के एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं। उसके बाद हम देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। अभी आपके पास नोटबुक, पेंसिल निकालिए जल्दी से, जो भी बोल रही हूँ आंसर आप लिखते जाइए। पक्षी आकाश में कहाँ तक उड़ना चाहते हैं? कहाँ तक उड़ना चाहते हैं पक्षी? जहाँ तक उनकी जहाँ तक सीमाहीन यानी
उनको कोई सीमा नहीं होनी चाहिए नभ में, क्योंकि जो आकाश आप देखते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आकाश ये तो जहाँ तक आकाश ख़त्म होता नहीं है वहाँ तक पक्षी क्या करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। पक्षी को कड़वी निबोरी खाना किसके अपेक्षा अधिक पसंद है? कड़वी निबोरी, यानी निबोरी मैंने कहा था कि नीम का जो फल है छोटा सा वो कड़वा होता है। तो पक्षी कहना चाहते हैं कि हमें आप आज़ाद करो, हमें आप पिंजरे में मत बंद कर कीजिए। अगर आप हमें आज़ाद करने के बाद हमें बाहर खाना भी नहीं मिला, फिर भी हम नीम की कड़वी फल खाकर ज़िंदा रहेंगे, पर हमें आपकी जो आप हमें पिंजरे में जो बंद करते हो ये आप हमें मत कीजिए, हमें वो नहीं रहना है वहाँ, वो ऐसे कहना चाहते हैं। पक्षी बंद कमरे में कहाँ का सपना देखते हैं? कहाँ का सपना देखते हैं बंद कमरे में वो, कि हम हमें सिर्फ फुगनी जो ऊंची टहनी पर, जो सबसे पेड़ की ऊंची टहनी पर जाने का जो सपना है वो पक्षी बंद कमरे में जाकर वहाँ सपना देखते हैं कि हम कभी उस पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर हम कब जा सकते हैं। पिंजरे में बंद होने पर पक्षी का क्या नहीं कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे पिंजरे में बंद होने पर पक्षी? गा नहीं पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? गा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आप लघु उत्तरीय प्रश्नों के आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये 2 या 3 मार्क्स के लिए होते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, स्वतंत्र रहकर पक्षी क्या क्या करना पसंद करते हैं? क्या क्या करना पसंद करते हैं? एक तो नीले आकाश में उनको उड़ना है, उसके बाद उनको इसके साथ होड़ा होड़ी करनी है, इसके साथ अपने पंखों के साथ स्पर्धा मुकाबला करना है कि कौन आकाश स्पर्धा में पंखों के साथ उनको होड़ा होड़ी करनी है। उसके बाद उनकी जो सांस है उनको सांसों के साथ भी होड़ा होड़ी करनी। जैसे दौड़ते दौड़ते हमारी सांस फूल जाती है तो हम हमारी सांस के साथ भी होड़ा होड़ी करते हैं। तो उनको गाना पसंद है, उनको उड़ना पसंद है, उनको यहाँ वहाँ बहुत सारे पेड़ों के ऊंची टहनी पर जाना उनको अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें उनको पसंद आती है। पक्षी स्वतंत्र होकर ये चीज़ें करना उनको अच्छा लगता है। उसके बाद इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहता है? जो हमारी पहली स्लाइड है, ठीक है, मैंने इसी में आपको दिया है कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि पक्षी को भी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना, और पक्षी भी उड़ना चाहते हैं। उन्हें सोने के पिंजरे में कैद रहकर अच्छा नहीं लगता है और हमें उन्हें सोने के पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहिए। कवि इस कविता के ज़रिए हमें ये बताने की कोशिश करता है। ओके, उसके बाद सोने के पिंजरे में कैद होने पर भी पक्षी क्यों प्रसन्न नहीं है? अभी सोना, आज के दिन में सोना कितना ज़रूरी है। अगर किसी को सोना मिल जाए तो बहुत खुश होता है। हम इंसान बहुत खुश होते हैं। पर ये जो पक्षी जानवर, उनको ना सोने का कोई मोल नहीं है। उनको सोना यानी क्या है? उनको आज़ाद घूमना, आज़ाद जंगल में घूमना, ये उनके लिए सोने के जैसा है। पर हम इंसान के लिए सोना यानी बहुत कीमती चीज़ है आज के दिन में, और सोना अगर हमें मिल जाए तो हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। पर पक्षी को ऐसा नहीं है। उनको अगर तुम सोने के पिंजरे में भी बंद करोगे ना, फिर भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके लिए वो कोई मोल नहीं रखता। उनके लिए उसके सामने कुछ भी कीमत नहीं है। उनके सामने उनको खुले आसमान में उड़ने देने उनको ये अच्छा लगता है। तो पक्षी सोने के पिंजरे में कैद होने पर भी उनको प्रसन्नता, उनको खुशी नहीं होती है। तो इस कविता के ज़रिए इन्होंने ये बताने की कोशिश करे। आप इसका उत्तर लिख सकते हो कैसे? सोने के पिंजरे में कैद होकर भी पक्षी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि सोने का जो मोल है पक्षी
के सामने पक्षी का कोई मोल, मतलब पक्षी को कोई मोल नहीं समझता सोने का। पक्षी को सिर्फ खुले आसमान में उड़ने की उनको चाह है। सिर्फ वो कहते हैं कि हमें आप सोने के पिंजरे में बंद मत कीजिए, हमें सिर्फ खुले आसमान में उड़ने दीजिए। तो ये सब कुछ उनकी खुशी के लिए है। ठीक है। उसके बाद विकल्प, सही विकल्प चुनिए। इसमें का पहला प्रश्न है, पिंजरबद्ध का अर्थ क्या है? पिंजरबद्ध का अर्थ क्या है? पिंजरे में बंद। ठीक है। लाल किरण सी चोंच में विशेषण कौन सा है? विशेषण आपको पता है ना कि संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो लाल किरण सी चोंच, किरण एक नाम है, चोंच भी एक नाम है, और फिर इसका विशेषण क्या है यहाँ? लाल। नीचे इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म है? ठीक है, युग्म जैसे एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जुड़कर आना युग्म शब्द कहलाते हैं। जैसे स्वर्ण श्रृंखला, भूखे प्यासे, कनक तीलियो, युग्म शब्द आया है इसे स्वर्ण श्रृंखला। विलोम, कौन सा विलोम शब्द का युग्म शब्द है? जैसे स्वर्ण की जंजीरें, भूख प्यास, कनक तीले, कनक यानी सोना, तीलिया यानी सलाखे। तो भूखे प्यासे, भूखा इसका अपोजिट वर्ड है प्यासा। ठीक है। तो इसमें से विलोम शब्द का युग्म शब्द क्या है? भूखे और प्यासे। उसके बाद अनार के दाने किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अनार के दाने किसके लिए इस कविता में आए हैं? चुगते अनार के दाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते अनार के दाने। ठीक है। तो इसके लिए चोंच, चोंच के लिए ये अनार के दाने आए हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से आप बहुविकल्प प्रश्न लिखो। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि पठित गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर लगाइए। तो यहाँ उन्होंने एक गद्यांश दिया है 4 पंक्तियों का, जो हमारी कविता से ही लिया गया है। इसमें से ये है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो पक्षी किसके साथ होड़ा होड़ी करना चाहते हैं? आकाश से, पंखों से, या क्षितिज सीमाहीन क्षितिज से? सीमाहीन क्षितिज से पक्षी होड़ा होड़ी करना चाहते हैं। ओके। उसके बाद है क्षितिज का अर्थ क्या है? यहाँ क्षितिज का अर्थ क्या है कि जहाँ धरती आकाश मिलते हैं, ये यहाँ क्षितिज का अर्थ है। उसके बाद होड़ा होड़ी में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? देखो, होड़ा होड़ी के बीच में एक चिन्ह है। हाँ, ये कौन सा पूर्ण विराम ऐसा होता है क्या? नहीं। लघु चिन्ह होता है क्या? नहीं। तो बीच में कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। ठीक है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप अब अपने नोटबुक में वही के वही लिखा करो, तो आपका वक्त भी बच जाएगा। ठीक है। तो इसके आगे हम अभी व्याकरण की ओर बढ़ेंगे। व्याकरण में यह पाठ आज हम पूरा ख़त्म करेंगे, और ये पाठ का पूरा स्वाध्याय आज मैं आपको वर्कशीट के साथ ऐड फाइल करके ऑप्शन दूंगी। आज का ये पूरा वर्कशीट आप सॉल्व करो। ठीक है। आज के और एक वर्कशीट के साथ दूंगी पूरा। आप जो भी स्वाध्याय है मुझे नोटबुक में लिखकर भेजा करो।
ठीक है, देखो यहाँ व्याकरण दिया है तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। ये हमने हमारे व्याकरण के तीसरे पाठ में पढ़ा था। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में आए गए शब्द है। उसके बाद तद्भव शब्द वो होते हैं जो शब्द संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, यानी हमने शब्दों का जो रूप है बदला है पर अर्थ नहीं बदला है। देशी शब्द ऐसे होते हैं जो भारत के विभिन्न भाषाओं व बोलियों में हिंदी में आए हैं। देशी यानी भारत के ही हमारे वो भाषा के विभिन्न भाषाओं में से हिंदी में आए गए ये शब्द है। और विदेशी ऐसे शब्द होते हैं जो विदेश भाषाओं से आए हैं, यानी बाहर के भाषाओं से ये शब्द आए हैं। उसके बाद संकर शब्द ऐसे होते हैं जो दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं। संकर शब्द क्या होते हैं? दो विभिन्न भाषा, जैसे वर्ष ये एक संस्कृत शब्द है और गांठ ये एक हिंदी है, ठीक है। तो क्या हो गया? वर्ष गांठ। इसका अर्थ है कि पूरे साल की उन्होंने ये क्या किया है? वर्षगांठ किया है। जैसे थानेदार, ठीक है। थाना ये एक हिंदी वर्ड है, दार एक संस्कृत ये फारसी वर्ड है दार, तो थानेदार बना है। तो इस तरह से हमें नीचे दिए शब्दों के तद्भव रूप लिखना है। जैसे पंछी, पंछी का क्या अर्थ होता है? उसका तद्भव रूप लिखना है हमें पंछी का। ये सारे संस्कृत शब्द है, तो पंछी हमें का तद्भव शब्द है पक्षी। कनक यानी उसका ये सोना संस्कृत शब्द है, उसका क्या होगा? सोना। कटुक यानी कड़वा। स्वर्ण का अर्थ भी सोना होता है। उसके बाद श्रृंखला यानी जंजीर और नभ यानी आकाश, ठीक है। तो ये सारे शब्द है। उसके बाद आगे देखेंगे हम नीचे दिए देशी और विदेशी शब्दों का सही जगह पर लिखिए। हमें यहाँ कुछ उन्होंने शब्द दिए हैं जो देशी और विदेशी को सही जगह पर लिखना है। जैसे पहला है चाय। चाय ये कौन सा शब्द है? विदेशी। कानून ये कौन सा शब्द है? विदेशी। चारपाई देशी शब्द है। चारपाई कौन सा शब्द है? देशी। ग्लास, ग्लास हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास, ठीक है। तो ग्लास किस में आता है? विदेशी में आता है ना। उसके बाद लीची, लीची भी अंग्रेज़ी वर्ड है, तो ये विदेशी में आता है। जहाज, जहाज ये फारसी शब्द है, ये इसमें आता है, विदेशी में आता है ना। उसके बाद लाठी, लाठी ये हिंदी शब्द है, तो देशी में आ जाएगा। फ़कीर, फ़कीर ये फारसी शब्द है। गलीचा ये भी एक विदेशी शब्द है। और सिगरेट विदेशी शब्द है। पगड़ी और जूता ये देशी शब्द है। तो इसमें सिर्फ 4 ही देशी शब्द है, जैसे चारपाई, लाठी, पगड़ी और जूता। ये सारे 4 शब्द ये सारे शब्द देशी है और बाकी के सारे शब्द जो है वो विदेशी शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखना है हमें। विलोम जैसे अभी पहले ही मैंने कहा था कि भूख, प्यास, बंधन, बंधन यानी बांध कर रखना, और मुक्ति उसका अपोजिट वर्ड क्या है? मुक्ति। हाँ, टूटना, जुड़ना। सीमाहीन, सीमाहीन यानी कोई लिमिट नहीं है, और इसका अपोजिट वर्ड होता है सीमाबद्ध, यानी सीमा में बंधे हुए। आप लिखो जल्दी से। भूख का विलोम शब्द है प्यास। बंधन का विलोम शब्द है मुक्ति।
टूटना का विलोम शब्द है जुड़ना। सीमाहीन का विलोम शब्द है सीमाबद्ध या सीमित भी कह सकते हैं हम। नभ यानी आकाश, उसका अपोजिट वर्ड है भूमि, ज़मीन, धरती। मिलन, मिलन यानी मिलना और उसका अपोजिट वर्ड है बिछड़ना। कटुक यानी कड़वा और उसका अपोजिट वर्ड है मीठा, या मीठा भी लिख सकते हो आप, और मधुर भी लिख सकते हो। उसके बाद उन्मुक्त यानी हम क्या है, मुक्त है। उन्मुक्त गगन के यानी जो आकाश है वो मुक्त है और उसका अपोजिट वर्ड है गुलाम। ठीक है, गुलाम, उन्मुक्त का अपोजिट वर्ड है गुलाम। उसके बाद हम देखेंगे कि विशेषण यानी एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव आपको पता है, जब हम आपको मोमेंटोज देते हैं, याद है ना, मोमेंटोज हम आपको देते हैं आपके नाम के आगे आपको हम कि शी इज़ अ वेरी क्लेवर गर्ल, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, स्पोर्टी पर्सन, ऐसे जो हम लोग आपको एडजेक्टिव देते हैं ना, वो क्या होते हैं, विशेषण। ठीक है, अभी वो जो विशेषण है हम किसके लिए देते हैं, आपके लिए, यानी आप उसमें होते हो। आप कौन हो, संज्ञा, है ना। तो अभी इसमें क्या दिया है, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा कि स्पर्श टैलेंटेड गर्ल, टैलेंटेड क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। और फिर स्पर्श कौन हो गया, उसका स्पर्श क्या है, विशेष्य। तो विशेषण जिसकी बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसी ही कविता में बहुत सारे विशेषण और विशेष्य आए हैं, तो आपको पहचानना है। अभी इसमें श्रृंखला, ये क्या है, विशेषण है। और श्रृंखला किसके लिए आया है, सोना, तो क्या आएगा, स्वर्ण श्रृंखला कटोरी, ये एक नाम है, विशेष्य है, और उसका विशेषण क्या होगा, कनक कटोरी, सोने की कटोरी। ठीक है, उसके बाद कटुक, कटुक एक कड़वा, ये विशेषण है। कटुक किसके लिए आया है, निबोरी, निबोरी है ना, नीम के फल को कटुक कहते हैं। उसके बाद नभ, नभ यानी आकाश, तो इसमें इस कविता में नील आकाश की तरह वहाँ एक उसके लिए विशेषण आया है, नीला, और नभ यानी विशेष्य। आकुल, आकुल एक विशेषण है, उसके लिए विशेष्य क्या है, उड़ान, आकुल उड़ान। लाल विशेषण है, लाल किरण, उसकी किरण क्या है, विशेष्य है। उन्मुक्त, उन्मुक्त यानी मुक्ति वाला, फ्रीडम, उसका विशेष्य है गगन। ठीक है, क्षितिज, क्षितिज ये एक विशेष्य है, उसका विशेषण क्या आएगा, बड़ा क्षितिज, या उसका सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन क्षितिज। उसके बाद है पंख, पंख ये विशेष्य है और उसका विशेषण क्या आएगा, पुलकित, यानी पुलकित विशेष, ये विशेषण आएगा उसका क्या, पुलकित, पुलकित पंख। ओके, तो इस तरह से आप लिखो, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, देखो। स्वर्ण श्रृंखला, कनक कटोरी, कटुक निबोरी, नीले नभ, आकुल उड़ान, लाल किरण, उन्मुक्त गगन, सीमाहीन क्षितिज और पुलकित पंख। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे और यस, अभी यहाँ प्रश्न चौथा दिया है उन्होंने कि समास, समास क्या कहलाता है, कि समास दो शब्दों के बीच का
मिलन को समास कहते हैं। हम व्याकरण की किताब में इसका विस्तार में पढ़ेंगे, पर उसका एक भेद है द्वंद्व समास। ठीक है, इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि होड़ा होड़ी के बीच में एक योजक चिन्ह था, यहाँ दिया है योजक चिन्ह। जैसे हम अगर किसी का समानार्थी शब्द लिखते हैं तो उसके बीच में जो एक आड़ी रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है और वो योजक चिन्ह के बीच में एक शब्द आता है। जैसे यहाँ उन्होंने दिया है भूखे प्यासी, तो वहाँ कौन सा शब्द आता है? और। भूखे और प्यासे। उसके बाद आप देखो यहाँ और लगाकर हमें शब्द बनाने हैं। होड़ा और होड़ी, माता और पिता, जीवन और मृत्यु, छिन्न और भिन्न, रात और दिन, सुख और दुख। तो इस तरह से ये सारे आप और लगाकर ये सारे शब्द एक बार दोबारा आप अपने नोटबुक में लिखिए। ठीक है, उसके बाद है सही उत्तर चुनकर आपको निशान लगाना है। पंछी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पक्षी। कटुक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कड़वा। निबोरी किसे कहते हैं? निबोरी। नीम के फल को निबोरी कहते हैं। विघ्न का अर्थ क्या है? बाधा। ठीक है, तो आप इस तरह से ये सारा अपना जो स्वाध्याय है, आप पूरा का पूरा स्वाध्याय आपको आपके नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद ये जो पूरा व्याकरण का जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी, ये पूरा व्याकरण का आपको नोटबुक में लिखना है। एक्सप्लेनेशन का पार्ट छोड़कर बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं आपको अपने नोटबुक में लिखना है। पहले शब्दार्थ लिखो, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद बहुविकल्प प्रश्न लिखना है, और उसके बाद जो पठित पद्यांश दिया है उसके जो प्रश्नोत्तर है आपको वो नोटबुक में लिखना है। उसके बाद व्याकरण का पहला वो शब्द का जो एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो मत लिखो, पर बाकी के जो भी प्रश्न हैं आप अपने नोटबुक में लिखो। ठीक, समझ में आया आपको?